वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 दिसंबर है। तो 25 दिसंबर के आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नया वर्ष आगमन को है, तो नए रेजोल्यूशन आप लोग बनाइए और नए लक्ष्य के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस आप लोगों को लगातार दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराता है, जो आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर करता है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज होता है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के एग्जाम होते हैं, उसके पीटी फैक्ट को भी हम लोग साथ में देखते चलते हैं। तो युक्ति आयुष को सपोर्ट कीजिए। युक्ति आयुष को सपोर्ट करने के लिए आप लोग युक्ति आयुष के यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो प्रश्न पीटी के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको आज के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से, तो उसका उत्तर आप लोग शेयर कीजिए वहाँ पर, ताकि और भी लोग हमसे जुड़े और देखें कि हाँ, युक्ति आयुष आप लोग के लिए क्या नया लेकर आ रहा है। तो लगातार सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी न्यूज़ सुन रहे हैं उनका भी प्रयास यही होना चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट ले और अपना इंटरनल डेवलपमेंट जरूर करें। क्या, ताकि जो समस्या रहती है स्टूडेंटों का कि हम लिख नहीं पाते, किसी प्रश्न के बारे में हमें रिकॉल नहीं हो पाता है, तो उस समस्या से आप लोग निदान पा सकिए। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप में जो दैनिक जागरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहीं प्रश्न मिलेगा, उसके बाद वहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं सारे आंसर को भी वहाँ पर भी, और साथ ही मेंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग को वहीं शेयर करना है ऐप पर। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें आप लोग अवेलेबल होगा। दैनिक जागरण का की पॉइंट जो है वो भी आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो जो ब्लू पीला टिक आप लोग देखते हैं ना, वो टिक केवल मेरे लिए होता है, मैं अपने एनालिसिस के लिए रखता हूँ इसको। अगर की नोट्स इसका प्राप्त करना है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पैकेज होता है ओनली 499। अब एक साल में इससे सस्ता क्या होगा आप लोग को, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग को बहुत सा टेस्ट कराया जा रहा है, टेस्ट में भाग लीजिए। लगातार टेस्ट हो रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, तो खुद को ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज में आकलित कीजिए कि मेरा रैंकिंग क्या रहा, मैं तैयारी किस रूप से कर रहा हूँ। युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म आपको ऑल ओवर रैंकिंग देता है, जिसमें लगभग आपको 2 लाख से 3 लाख जो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल और ऑल ओवर इंडिया, वहाँ से आप लोग को रैंक पता चलेगा। क्योंकि क्लास प्लस से हम लोग मर्ज किए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 4 लाख यूट्यूबर्स और प्लस कोचिंग संस्थानें जुड़ी हुई हैं, जो आपको क्या करती हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक बताती है कि आपका रैंक कैसा है। तो टेस्ट आप दीजिए तो समझ में आएगा कि और लोग कितने अच्छे तरीके से आपसे तैयारी कर रहे हैं, आप में क्या सुधार और करना चाहिए, सभी मुद्दों पर आप उससे सीख सकते हैं। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के संदर्भ में। देखिए, पहला न्यूज में कुछ बातें हैं, इस पर लगातार बात आती है। तो ये है ना, केवल रिवेलेंट तब होगा जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय। तो उस समय ध्यान रखना, उस समय जब भी आपके इंटरव्यू के क्लासेस होंगे, इंटरव्यू के जब डेट होगा, उसके आसपास 1 से 2 महीने का जो घटनाक्रम इस प्रकार का होगा, तो उस घटना को हम लोग निरीक्षण करेंगे। नहीं तो बाकी साल भर के लिए सब न्यूज़ को आपसे निगलेक्ट ही कीजिए, दूर रहिए एक एस्पिरेंट के तौर पर, ठीक ना। यूपीएससी और स्टेट एस्पिरेंट के तौर पर इन सब न्यूज से दूर रहना चाहिए। जब खास होगा तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, कचरा प्रबंधन में नाकाम ममता सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा। आपको मैं 6 अगस्त और 4 सितंबर के न्यूज एनालिसिस में इस न्यूज़ को बेहतर तरीके से कवर भी किया था कि जो एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या है, इसको किस अधिनियम के साथ इसे जोड़ा गया, इसको कौन कौन से न्यायाधिक अधिकरण प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त क्या है, अर्ध न्यायिक शक्तियों के रूप में कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है, बीच के सीमा विवाद, जल विवाद, या तो इस प्रकार की चीज़ों को, या तो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ों को कवर कैसे ट्रिब्यूनल करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल किन किन राज्यों पर जुर्माना लगाया, सभी पर मैंने चर्चा 6 अगस्त और 4 सितंबर के वीडियो में कर चुका हूं। तो आप उस न्यूज़ को जाके देखिएगा, ताकि समझ में आएगा कि नहीं हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ों को कवर करना है। बाकी जो जुर्माना लगा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसी संबंध में एक न्यूज़ और नीचे है, तो उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। देखिए, बंगाल सरकार को आप लोगों को मैंने उस दिन कवर किया था ना, बंगाल सरकार पर लगाया गया, तो उसे जमा करना या जल्द से जल्द से ठीक करना है। तो ठीक तो हो नहीं पाया, तो इसलिए जुर्माना भरना पड़ा। आपको लास्ट जो न्यूज़ मैंने बताया था उसके संदर्भ में समझिएगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से लगाए गए 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतान किया। क्या कौन किया, शहरी विकास एवं नगर पालिका मामलों के विभाग ने एनजीटी के इस बाबत सूचित किया कि हमने क्या किया, 1 सितंबर को जो जो लगाया गया है जुर्माना, किसी संस्था अथवा राज्य पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना भी इसे माना गया था। मैंने उस दिन आपको चर्चा भी लगाया था, इस प्रकार का नज़ीर पेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्यों को है ना आपदा प्रबंधन या इस प्रकार के चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अप्रशासनिक मत देखने को मिलता है, व्यवहार गलत होता है, बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाता। तो कब तक चीज़ें हैं ना हम यथास्थितिवाद पर चलेंगे, अर्थात जैसे को तैसा रहने देंगे। कभी तो हम एक मानक, आपको मैंने उस दिन बताया था, कभी तो मैं मानक चीज़ों को कवर किया जाएगा, कभी तो उन मानक चीज़ों को कवर किया जाएगा जहां पर एक नज़ीर पेश होगा शासन प्रशासन के लिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से निजात पा सके। हमें स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ वातावरण रहने का मौलिक अधिकार है, तो राज्य अपनी जवाबदेही के साथ कैसे पीछे हट सकती है। उसके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोग पे करते हैं, तो फिर राज्य सरकार या अन्य भी सरकारें जो है, हम राज्यों की सरकारें हैं, तो वो कैसे इससे पीछे हट सकती। इसी जवाबदेहिता के संदर्भ में मैंने उस दिन बात किया था, और आज भी वही बात है। बस ध्यान ये रखना है, 3500 करोड़ रुपये जमा हो कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ ठोस एवं तरल कचरे उत्पादन निपटान में भारी अंतर को लेकर यह जुर्माना लगाया गया था, जैसा कि मैंने उस दिन चर्चा भी किया था। इसको देखिए, ध्यान रखिएगा, एक ग्रीन फेस्ट खाते किसी सॉरी, यहाँ पर जो जो पैसा जमा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, नगर शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के विभाग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिशन योजना के तहत रिंग फेस्ड खाते खोले गए थे, वहां पर उसमें जमा किया जाएगा। उस दिन भी मैंने चर्चा किया था। और आप लोग को, चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए तब तक, कि जो वेस्ट मैनेजमेंट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, कब शुरुआत की गई थी, इसका राष्ट्रीय वर्जन क्या है, राष्ट्रीय वर्जन क्या है, और साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट मिशन योजना के तहत किस रोल मॉडल स्टेट कौन है, आप लोग बताइएगा। रोल मॉडल स्टेट कौन सी योजना लागू होता है। आप लोग इस प्रश्न मैंने उस दिन चर्चा भी किया था, आपदा प्रबंधन के आपदा कचरा प्रबंधन के संदर्भ में मैंने उस दिन चर्चा भी किया था। तो आप लोग को क्या करना, उस मैनेजमेंट का एक जो रोड मैप जो हम लोग मॉडल राज्य के रूप में मानते हैं, उसको आप लोग बताइएगा। चलिए, ये सब चीज़ें पहले भी चर्चा की जा चुकी है, नीचे हम लोग आएंगे, देखिए इसका न्यूज़ साथ में है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि दोनों न्यूज़ एक साथ हो जाए। नहीं तो होगा क्या कि आगे पीछे हो जाएगा, एक सेकंड सबसे नीचे दिया हुआ है, यही तो समस्या इसके साथ है आज। देखिए, कचरा प्रबंधन सही न होने पर 7 राज्यों पर जुर्माना लगाया गया है। अब तक कितने रुपए का जुर्माना लग गया ये देखिएगा, 28,000 करोड़ का जुर्माना अब तक एनजीटी ने लगाया है। तो क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता, तो एनजीटी जो है उसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनको किनके अंडर काम कर रहा है। साथ ही साथ एनजीटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की, उसका चर्चा जरूर कीजिएगा। एनजीटी की शक्तियां क्या क्या, ये आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। साढ़े 4 प्रश्न है एनजीटी के मामले में, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ की 2000 से 2004 में कचरा प्रबंधन को लेकर आदेश पारित किए थे, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस मामले अधिक ध्यान नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक पहली बार ऐसा वर्ष 1996 में सामने आया था। अपने आदेशों में राज्य अगंभीरता होते हुए देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस मुद्दे पर एनजीटी को सौंप दिया। देखिए 2014 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को सौंप दिया। तो एनजीटी उसके बाद लगातार 2014 के बाद से आपको 28,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है राज्यों पर। तो 14 से लेकर 22 तक, सोच सकते हैं 8 साल में इसने क्या कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को मॉडल, और इसी प्रकार से नज़ीर पेश करनी चाहिए इन सब चीज़ों। कब तक हम प्रशासनिक अक्षमता का बहाना मारेंगे या संसाधनों की कमी का बहाना करेंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कभी तो हमें इस प्रकार के जुर्माने, इस प्रकार के दंड प्रावधान करने चाहिए राज्यों पर, जहाँ पर चीज़ें ठीक की जाए। जब आप कचरा प्रबंधन बेहतर कर लीजिएगा, तो क्यों राज्य कोई एनजीटी या कोई सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से आपको जुर्माना लगा। आप इतने क्षेत्र को स्वच्छ बना के रखिए, जो भी पैसा पे है आपको राज्य टैक्स दे रहा है लोग,
तो इस क्षेत्र को स्वच्छ रखिए ताकि है ना इसका ना लाभ मिल सके लोगों को, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ वातावरण में रह सके और मौलिक अधिकार जो है उसको वो गेन कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए और ये सबसे अच्छा तरीका भी है। नहीं तो राज्य संस्थाएं मैं आपको बताया भी था किस प्रकार से कार्य करती है, बस लिपापोती करती हर मामले में। तो उस तरीके से आप लोग को चीज़ों को करना चाहिए। सबसे अधिक 12,000 करोड़ रुपये जुर्माना अभी तक लग चुका है महाराष्ट्र को, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी राशि एक बार में लगाई गई वेस्ट बंगाल को, पर सबसे अधिक राशि जुर्माना कहाँ लगाया गया? महाराष्ट्र को। तो दो प्रश्न आपको यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है। तो 12,000 करोड़ रुपया लगाया गया। तेलंगाना को 3800 करोड़ रुपया लगाया गया, राजस्थान को 3,000 करोड़ रुपया लगाया गया। बंगाल को इन राज्यों को मिला ले तो तीनों राज्य 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। तो टॉप 2 में बंगाल भी आ जाता है। इसके बाद इस सूची में कर्नाटक का नंबर है जहां 2900 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। तो जो भी राज्य है देख लीजिए। तो इस प्रकार से पंजाब को 2,800 करोड़ 80 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जबकि दिल्ली के मामले में 900 करोड़ रुपया का जुर्माना, जबकि दिल्ली सरकार दिल्ली प्रशासन में सबसे अधिक जुर्माना लगना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पर कचरा प्रबंधन को लेकर जो काम होता है, जो कचरा तो लेकर जाते हैं पर स्टोरेज का जो सिस्टम है, आप अन्य गलियों में देखते हैं कचरा कैसे फेंका रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ना दिल्ली देश की राजधानी है, तो इसको और भी बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की जरूरत है। जो आंकड़ा 900 है, कहीं ना कहीं चीज़ें और भी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होगा सिस्टम तब तक आप लोग जुर्माना लगाते रहिए, देते रहिए। एक समय ऐसा इसलिए जरूरी है ना, आप सोचेंगे कि सर आज जुर्माना के चक्कर में क्यों है सर बार बार। देखिए, जब विभाग के बजट से अधिक जुर्माना संख्या हो जाएगा ना, तो प्रशासन जो केंद्रीय प्रशासन होगा, मान लीजिए किसी भी स्टेट का, महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो, बंगाल का हो या दिल्ली का, कहीं भी जो प्रशासन का केंद्र बिंदु होगा अर्थात सीएम और उसके मंत्रिपरिषद दबाव डालेंगे इस विभाग पर कि ऐसा है कि तुम पर जुर्माना तुम्हारे बजट से ज़्यादा आ रहा है, तो तुम काम करो, नहीं तो तुम्हारे सिस्टम को और भी टेक ओवर करेगा। तो जवाबदेहिता यहाँ तय होगी, समझे। अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपये हम जुर्माना लगा दिए और इसका बजट है 4500 करोड़ रुपया, तो 100 रुपये के बदले 100 रुपया निकाल कर 100 करोड़ रुपये निकाल कर दे देगा। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे अनियमितता है वो लगाएगा। अब माने 10,000 करोड़ लगाया, क्या 10,000 करोड़ राज्यों के पास नहीं होता ही है। अब लगाएगा ही तो मानक तय करेगा कि भाई बजट ही तुम्हारा 10 रुपया हो रहा है, जुर्माना तुम पर 90 रुपया लग रहा है, तो सिस्टम को सही तरीके से काम करो। इसलिए जवाबदेहिता तय करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के नज़ीर पर पेश करने वाली चीज़ों को हमको लाना चाहिए, रोल मॉडल के तौर में यूज भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ऐसे तय की जाती है राशि, कैसे तय की जाती है इसको देखिए। उदाहरण के लिए तेलंगाना पर सीवेज का सही प्रबंधन न करने पर 2 करोड़ रुपये प्रति MLD अर्थात मिलियन लीटर प्रतिदिन के दर से जुर्माना लगाया गया। अर्थात जितना प्रतिदिन लीटर मिलियन दर खर्च हो अराजकता होता है उसके संदर्भ में लगाया जाता है आपको जुर्माना था, उसको जोड़ लीजिएगा कितना करोड़ रुपया हुआ। गैर परिष्कृत कचरे के लिए राज्य में 300 रुपये प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, जल में कितने रुपये मिलियन टन की दर से MLD के संदर्भ में देखा जाए तो 2 करोड़ रुपया प्रति MLD की दर से और 300 रुपये प्रति टन की दर से जुर्माना कचरे के संदर्भ में, जहाँ पर कचरा होता है ना, गीला कचरा, उसके संदर्भ में बात हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर 2 करोड़ रुपया है आपको सीवेज के लिए, सीवेज जो होता है पानी उनी जो सीवेज निकलता है गंदा पानी उसके लिए, और जबकि आपको गैर परिष्कृत कचरा जो होता है हम घरों से निकलता और भी आप चीज़ें होती है उसके लिए हम लोग 300 रुपये प्रति टन लगाते हैं। तो दोनों में अंतर आप लोग देखिएगा और ये बहुत ज़रूरी है, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए सभी। अब पहले का जो न्यूज़ किया गया है कवर उसे आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ पर देखेंगे, सबसे ऊपर आ जाते हैं। चलिए वेट एंड वॉच। देखिए आज सुशासन दिवस 25 को मनाया जाता है, तो आप लोग पहले बताइएगा 2-3 प्रश्न का उत्तर। 2-3 प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी के दिन पर मनाया जाता है तो उनको भारत रत्न कब दिया गया? पहला, इनका प्रथम प्रधानमंत्री PM का कार्यकाल क्या था?
न्यूनतम जब प्रधानमंत्री न्यूनतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे उनकी अवधि क्या रही है ये बताइएगा। और इनके कार्यकाल में कौन से राष्ट्रपति कार्य किए हैं, इनके इनके कार्यकाल में पीएम जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके कार्यकाल में कौन से राष्ट्रपति कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में आप लोग बताइएगा। इतना प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, चीज़ें अभी हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इसे केस स्टडी के तौर पर आप यूज कर सकते हैं कि कैसे केस स्टडी के तौर पर यूज होगा। यह अक्षमता और जवाबदेहिता के संदर्भ में एथिक्स पेपर 4 है ना, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पर। और प्रश्न पूछा भी जाता है तो इसे याद रखिएगा, तो इसे हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो इसे कवर करते हैं। जैसे मोदी सरकार अर्थात सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को सामना करने सरकार का मानना है कर्मचारी या तो पूरी निष्ठा से काम करेगा या तो अगर काम नहीं कर पाएंगे उसे पद छोड़कर, ताकि अन्य योग्य जो अधिकारी है उनको अवसर दिया जा सके। इसलिए इस प्रकार के कामों को किया जा रहा है कि हाँ जरूरी है और बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें। नहीं करिएगा तो क्या होगा कि अक्षमता। बीएसएनएल के मामले में यह बहुत जरूरी है क्योंकि जितना सार्वजनिक पूंजी यह खपत किया है, जिस प्रकार से यह अन्य निजी कंपनियों ने अपना टेक ओवर किया, उतना बीएसएनएल इसके अलग अलग पार्ट बहुत से हैं, पर एक पार्ट जरूर है कि अक्षमता, प्रशासनिक अक्षमता होना भी एक बीएसएनएल के डूबने का कारण रहा है। तो उसको सुधार करने की जरूरत है। लगातार सरकार बजट भी दे रही है, फिर भी जो अधिकारीगण है वो अपने सरकारी नीतियों के संदर्भ में, सरकारी जो कार्यकरण है उसके संदर्भ में रवैया सही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को होनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये जबरन जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की मंजूरी है यह बहुत ज़रूरी है। हर प्रशासन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो बेहतर कार्य नहीं कर रहा है उसे है ना आप जबरदस्त जबरन जो सेवानिवृत्ति होता है उसको रिटायर करवाइए, ताकि लोगों में नज़ीर पेश हो। और लोग में देखिए होता क्या है कि जब तक आप इस प्रकार से गतिविधि नहीं करेंगे, जो शासन प्रशासन में अन्य लोग हैं ना वो बेहतर तालमेल के साथ, बेहतर जवाबदेहिता के साथ चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये काम करना चाहिए। और साथ में देखिए यह केंद्रीय सिविल सेवा में पहली बार हुआ कि जब दूरसंचार विभाग के कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 नियम 48 द्वारा 56J के तहत जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है। तो ये किस एक्ट के तहत दी गई थी, इस नीति के तहत दी गई, इसे याद रखिएगा। जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम है 1972 उसके तहत इसे दी गई है। और ये बहुत जरूरी केस स्टडी के तौर पर आपको पूछा जाएगा, तो आप इसे इसका उत्तर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ताकि इन सब चीज़ों को एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए हम लोग और बात करेंगे आगे। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। क्लासेस चल रही हैं जीएस बूस्टर का, तो उसको भी थोड़ा सा देख रहे थे क्या इशू कुछ हो रहा है क्या। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए कल ही मैंने इस पर न्यूज चर्चा किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो गरीबी और उससे संबंधित जो योजनाओं के संदर्भ में जो आंकड़े दिए गए हैं, जो दिया इस पर सरकार ने जो कार्य किया उससे संबंधित आंकड़ों को हम लोग कल डिस्कशन किए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। और मैंने कल आपको बताया भी था इसके दो पक्ष है। एक तो राजनीतिक पक्ष भी देखने को उभर कर सामने आ रहा, साथ ही साथ जो स्थितियां बढ़ रही है उसमें आर्थिक सबलता जैसे लाई जाएगी अर्थ के संदर्भ में, वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें सरकार को कितना लाख करोड़ का अतिरिक्त बजट करना होगा, 2 लाख लगभग करोड़ का जो था ना चीज़ें आपको इस बजट जो बढ़ाया गया 1 साल के लिए उसमें होगा। कुल 4 लाख करोड़ रुपए की बोझ सरकार पर पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। जो गरीब कल्याण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 28 महीने तक चली है, इसमें लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर पड़ा है। जो पिछला 4 तो 4 और 2 6 टोटल हो गया, तो 6 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्चा हो रहा सालाना, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार चीज़ों को कवर करना अब तक हो चुका है। तो देखिए इससे क्या होगा कि अतिरिक्त जो राजकोषीय घाटा है उसके संदर्भ में चीज़ें डाटा वेरी करेगा, साथ ही साथ अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। एसेट क्रिएट करने के लिए अलग अलग चीज़ों को हम कवर कर सकेंगे। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ताकि हम लोग है ना क्या करेंगे, इन सब का डाटा यूज एनालिसिस कर सके। तो इस पर पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो आप लोग ये सब चीज़ें आप बस ऐड कर लेना है, अंडरलाइन जो किया हुआ है।
जो कल सब इस पर जो भी अंडरलाइन किया उसके संदर्भ में सब पर चर्चा किया जा चुका है। सब्सिडी के समय बाजार पर बिक्री योजना जो है में लगभग 20 से 30 लाख टन बेच सकती है सरकार। इसके साथ ही साथ आपको ये भी किया जा सकता है, त्रिपुरा, नागालैंड, जो मेघालय, जो अन्य राज्यों में 9 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव, वहाँ पर कुछ हित साधे जा सकते, तो ये सब चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए आज का जो आपको पीटी फैक्ट जो न्यूज होगा नीचे मिलेगा नेपाल के संदर्भ में। देखिए मैंने कल इस पर भी न्यूज एनालिसिस किया था कि अगर किसी मामले में किसी व्यक्ति को मिल जा रहा है सजा माफी, मैंने एक केस स्टडी आप लोग को सर्च किया था ना कि कोई महिला थी और उनके पति में फेक अकाउंटर कर दिया गया था, पति का फेक अकाउंटर कर दिया था और निर्दोष साबित हुआ बहुत सालों के बाद। तो उस स्थिति में जो मुआवजा दुर्घटना या इस प्रकार के जो चीज़ें दी जाती, क्या पीड़िता के साथ वो सर्वकालिक न्याय कहलाता है, उसी के संदर्भ में कल आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें हुई हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग कवर करते हैं किस रूप से ये सब चीज़ें होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में। देखिए हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में कोई धनराशि अन्य मुआवजा किसी दुर्घटना के बाद, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोग को नजर आए, मुझे भी, पीड़िता आघात को पीड़ा को नहीं मिटा सकता। जो भी धनराशि दुर्घटना होती है उसके बाद जो मुआवजा दिया जाता है तो उस दर्द को मिटा नहीं सकता है। और इसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी और एस रविंद्र चंद्रपीठ ने कहा कि दिव्यांगता के प्रकार को ध्यान में रखते हुए पीड़ित व्यक्ति की उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो दिव्यांगता के संदर्भ में है ना, उचित मुआवजा देने की जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से भी था, वर्तमान में ही है। बस क्या कहा है कि आर्थिक मुआवजा कानून के लिए जाना माना तरीका है जिससे समाज पीड़ितों को मदद के कुछ उपायों का आश्वासन देता है। कर्नाटक के बीदर में सरकारी जो है अस्पताल निर्माण के दौरान घायल हुए एक महिला श्रमिक को 9.5 लाख रुपए मुआवजा देने की आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी दी। 9.5 लाख का मुआवजा दिया गया उस महिला को। पर यहाँ पर कुछ बातें हैं, यहाँ समझिएगा कि कुछ घटनाक्रम ऐसा हो जाता है जहाँ पर मुआवजा से कहीं अधिक है ना, कहीं अधिक अपेक्षा की जा सकती है जवाबदेहिता तय करने के लिए। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मान लीजिए शासन प्रशासन कहीं अक्षमता के साथ काम कर रहा है तो उसकी जुर्माना राशि क्या होगी। मान लीजिए कोई राज्य सरकार या राज्य की एजेंसियां कुछ इस प्रकार से काम कर रही है जो वास्तविक रूप से करना चाहिए नहीं करती, तो उस पर कैसे जुर्माना तय किया जाएगा, ये सब चीज़ समझने की जरूरत है। हम तो आर्थिक रूप से मुआवजा की बात कर लेते, किसी घटना को हम ना आर्थिक रूप से, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, रोड जाम हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिमांड करते हैं कि उस बच्चे जो भी पीड़िता है उसको पहले आर्थिक सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, ये समझिए। पर हमने कभी ऐसी बात की है कि ये रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें क्या क्या बातें हैं जिसके कारण रोड एक्सीडेंट हुआ, कभी रिसर्च हुआ ताकि आने वाले भविष्य में उसी जगह पर आपको दोबारा इस प्रकार घटना ना हो? कभी बात होती है? आप ही लोग सोचिए देखिएगा। हमारे सिस्टम में डायरेक्ट है ना आर्थिक मुआवजा है। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, किसी घटना या दिव्यांग या किसी प्रकार की प्रशासन अनियमितता में भ्रष्टाचार में केवल आर्थिक रूप से मदद दे देना, हर्जाना दे देना, हम क्या उसके लिए उचित प्रक्रिया है या इस पर कुछ अन्य विकल्प भी ढूंढे जाने चाहिए? इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर है ना दोनों तरीके से देना है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, और जो व्यवहारिक स्तर पर जो सही है वो भी आप लोग को बताना है। क्योंकि देखिए इससे होगा क्या ना कि आपका आंसर है ना डायनेमिक हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि आप एक तरफिए बस के रहेंगे, बस हाँ एक तरफा आकलन कर लेंगे और आपका आंसर कहीं ना कहीं एक तरफा आएगा, उसका आंसर का मार्किंग भी एक तरफा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको सारे डायग्राम पर चर्चा करना है, इसके डायस्पोरा पर चर्चा करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है इसी में, देखिए रूस से जल्द होगी S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसके तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति। तो क्वेश्चन आप बताइए कि पहला स्क्वाड्रन कब आया था, इसके बीच भारत और रूस के बीच समझौता इस सिस्टम के लिए कब हुआ था? ठीक ना, आप लोग बताइए भारत और रूस के बीच कौन से रक्षा संबंध काम कर रहे हैं। इस पर मैं पहले भी रूस के संदर्भ में चर्चा किया था तो वो चीज़ कवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आंसर देंगे।
अब क्या है मिसाइल की खासियत यहाँ एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चीज़ें तो पढ़ेंगे। यह मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में आवाज़ की गति से तेज रफ्तार में हमला कर सकता है। तो पहले बताइए साउंड का स्पीड क्या है, आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, जो है लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ने वाले मानव रहित वाहनों को यह मार गिरा सकता है। सतह से हवा में 400 किलोमीटर की दूरी तक 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई में लक्ष्य भेज सकता है। अर्थात देखिए यह दूरी रहेगा 400 किलोमीटर और ऊंचाई रहेगा आपको यह 30 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये दूरी आपको 400 किलोमीटर, 0 से लेकर 400, यह रहेगा 400 दूरी तक, एक्स कोई है। और यह हाइट में आपको हाइट में 30 किलोमीटर हाईएस्ट रेंज पर जाकर मार गिरा सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका खासियत है। और S-400 के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया वो बताइएगा। चलिए आज का जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे, जिसमें देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया इसको हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसको जूम में करूं। चलिए ये आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में भारत के पड़ोसी में कवर करेगा ये न्यूज़, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए जिसमें क्या कहा गया है कि नेपाल हमारा भाई है, हम उसके एक परिवार के रूप में देखते हैं, इसके साथ यदि कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। ये राजनाथ सिंह के द्वारा ये बातें की गई, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। साथ ही साथ भारत नेपाल सीमा में काली नदी पर बनाए जा रहे हैं तटबंध को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इनको द्वारा कहा गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा भारत पड़ोसी जो देशों के साथ कोई विवाद नहीं चाहता। जोलिंग ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पत्रकार से बात कर रहे थे इनके द्वारा। साथ ही याद रखिएगा भारत अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब भारत कुछ कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है ही नहीं है, उसका पालन भी करती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत ने अपनी बात रखी और उसको विश्व ने सुना, उसको लागू करने का प्रयास किया। तो ये कहाँ कहाँ बातें की गई आप लोग को अगर याद होगा, पिछले 2 से 3 महीना जो वीडियो एनालिसिस में किया हूँ वहां पर मैं चर्चा किया हूँ किन किन मुद्दों पर भारत ने अपने राय दिया और विश्व ने उसे माना है। अगर उसे आप लोग नोट डाउन करके आंसर भेज सकते हैं तो भेजिएगा, देखूंगा मैं कितने लोगों को याद है। चलिए नेक्स्ट है, इसी के साथ बहुत से और भी स्टार्टअप के संदर्भ में चर्चा किया गया, इनके द्वारा भारत में क्या स्टार्टअप है इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका, आंकड़े यहाँ पर फिर से दिए गए, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब इसका की पॉइंट हम लोग देखेंगे। बहुत से विवाद है क्योंकि पड़ोसी देश है और मैंने इससे रिलेटेड आपको पिक्चर स्लाइड टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा कैसे भारत के संदर्भ में यह चीज़ों को कवर करता है, ठीक ना। यहाँ पर नेपाल हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल है जो 5 राज्यों से मिलता है, जैसे उत्तराखंड एक हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद आपको सिक्किम मिलेगा, सिक्किम के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो ये सब चीज़ें कवर रखना है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भारत उसके पड़ोसी में हम लोग बात करने वाला है भारत और नेपाल के संदर्भ में क्या चीज़ें उसको हम लोग पहले बात करेंगे। चलिए भारत नेपाल संबंध में हम लोग भारत उत्तरी सीमा सटे नेपाल के पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं का निर्धारण 2 नदियों से हुआ है, पश्चिमी काली नदी और पूर्व में मोची नदी। तो पश्चिम देखिए 2 नदियां हैं, पूर्व में कौन है, मेची नदी है, और पश्चिम में क्या है आपको काली नदी। दोनों के बीच जो क्षेत्र है वही सीमा निर्धारण करता है, याद रखिएगा। और उत्तर पश्चिम में पूर्व में नेपाल 2 अलग अलग नदियों से भारत से अलग होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे है ऐतिहासिक संबंध, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेपाल भारत में सबसे पहले पड़ोसी के साथ साथ सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों और संबंधों के कारण विदेश नीति का एक विशेष महत्व रखता है। इसके साथ हम लोग केवल भूमि साझा ही नहीं करते, इसके साथ हम लोग भौगोलिक साझा करते ही करते हैं, ऐतिहासिक रूप से हमारा साझा है। बौद्ध और हिंदू धर्म का यहाँ पर साझा संस्कृति है, सांस्कृतिक संस्कृति भी है, ऐतिहासिक रूप से हमारे सांस्कृतिक संस्कृति रही है। आर्थिक संबंध भी हमारा बेहतर रहा है। सांस्कृतिक संबंध में बहू बेटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है, तो आप लोग जानते ही हैं, आदान प्रदान होता है। नेपाल से बहुत लोग आके हमारे यहाँ विवाह करते हैं, हमारे लोग जाके वहाँ विवाह करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसके साथ चलती है। साथ ही साथ और ये याद रखने की चीज़ यहाँ पर है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म
एक सेकेंड। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ साथ संबंध साझा करते हैं। वर्तमान में नेपाल में स्थित है लुम्बिनी, जो बौद्ध के जो लुम्बिनी है, जानते ही है, सिद्धार्थ जी का जन्म स्थान है। आप सिद्धार्थ के बारे में और भी बताइए कि किस कुल के थे ये, इनका वंश क्या था, आप लोग बताइएगा, और भी हम लोग आगे बात करेंगे। दोनों देशों के केवल एक खुली सीमा के साथ लोगों का निर्बाध आवाजाही का भी साझा करते हैं, बल्कि विवाह पारिवारिक संबंध के माध्यम से उनके बीच घनिष्ठ संबंध है। इसलिए रोटी और बेटी का रिश्ता इनके साथ माना जाता है, जाना जाता है। रोटी बेटी का रिश्ता अर्थात बहुओं का आदान प्रदान होता है भारत और नेपाल दोनों जगह, क्योंकि दोनों साझा संस्कृति के रूप में, बोली भाषा के रूप में देखने को मिलता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। वर्ष 1950 में शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि भारत नेपाल के बीच मौजूदा विशेष संबंधों का आधार रखती है। तो याद रखिएगा, शांति मित्रता संधि 1950 याद रखिएगा। यही कहीं ना कहीं बदलाव के लिए बात की जाती है, इसको पुनः संरचना की जानी चाहिए, इसके संदर्भ में नए नए नियम को लागू करना चाहिए, या हम नए बेंच के साथ इसे उपयोगी बना सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। अधि संधि दोनों देशों के निवास, संपत्ति, व्यापार, आवागमन में भारतीय नेपाली नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि इसके सभी डायग्राम को यह संधि स्पष्ट करती है, जो भारत और नेपाल के बीच है। यह भारतीय नेपालियों दोनों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार को स्थापित करता है, अर्थात एक बार आयात किए जाने के बाद विदेशी वस्तुओं घरेलू सामानों अलग नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट नेपाल के साथ, भारत के साथ संबंध है कि जब एक बार आयात किए जाने के बाद कोई वस्तु विदेशी वस्तु के घरेलू सामानों से अलग नहीं किया माना जाएगा, अर्थात दोनों सेम माना जाएगा। यहाँ पर अन्य राष्ट्रों में विदेशी और घरेलू कहते हैं ना, कि विदेशी सामान है मेड इन इंडिया, मेड या जापान, मेड इन रसिया, मेड इन चाइना, इस तरह लिखना होगा, पर यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे याद रखिएगा इस संधि के तहत। नेक्स्ट है, यह भारत द्वारा नेपाल के हथियारों की पहुंच सुनिश्चित करता है। यह संधि जो है भारत द्वारा नेपाल के हथियारों को पहुंच, ताकि भारत जब भी नेपाल संधि करेगा, भारत उसके संदर्भ में चीज़ों को मॉडरेट करता है, क्योंकि पहले से ही अंडरस्टूड है चीज़ों को लेकर। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है नेपाल, इसे आप लोग जानिए कि भारत 5 राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस कारण सांस्कृतिक आर्थिक रूप से आदान प्रदान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको जो बड़े राज्य हैं, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो सीमाएं साझा होती है, हमारा आदान प्रदान होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेपाल भारत के लिए महत्व का 2 अलग अलग आधारों पर अध्ययन किया जाता है। एक तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसका सामरिक महत्व है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की भूमिका में उसका स्थान अलग है। तो ये दोनों आधारों पर इसका आकलन भारत और नेपाल के संबंधों को किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं के ठीक बीच में है, अब भूटान के साथ यह उत्तरी सीमा के रूप में कार्य करता है। चीन किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ एक बफर राज्यों के रूप में कार्य करता है। बफर स्टेट या बफर राज्य उसे कहते हैं जब दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटा राज्य एक बफर स्टॉक के रूप में काम करता है। अर्थात चीन देखिए यहाँ पर है, पहले चीन के बीच और भारत के बीच तिब्बत हुआ करता था बफर स्टॉक। अब क्या है कि अब है ना नेपाल हो गया, जब तिब्बत ने तिब्बत को हथिया लिया चीन, तो उसकी सीमाएं भारत के साथ है ना, लगती है ना, पर नेपाल के क्षेत्र में एक बफर स्टॉक के रूप में करता है। तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, विश्व में कितने बफर स्टेट हैं, बफर स्टेट राज्य माने जाते हैं। सबसे अधिक बफर स्टेट अर्थात जो 2 राज्यों के बीच जो एक तीसरा राज्य भूमि स्थल के रूप में है, बताइएगा सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में, एशिया में है, अफ्रीका में है, या उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, या किस जगह यूरोप में, कहाँ पर है, मुझे बताइएगा। सबसे ज़्यादा बफर स्टेट वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है, 2 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2 नदियां जिनका उद्गम स्थल नेपाल में है, पारिस्थितिकी और जल विद्युत क्षमता के संदर्भ भारत के 12 नदियों की प्रणाली को पोषित करती है। कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थान नेपाल में है। इसके साथ भारतीय लिए के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी माने जाते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ भारत नेपाल के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से, हम लोग सहयोग के क्षेत्र बात करेंगे, लगातार इस पर बात होती है। एक तो सांस्कृतिक
जो सहयोग है वो है, दूसरा बहुपक्षीय सहयोग है, बहुपक्षीय साझेदारी या मंच जो है उसे हम लोग, चलिए ये हम लोग देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, सॉरी गुट निरपेक्ष आंदोलन की मैं पहले कर दिया। भारत नेपाल BBIN, बांग्लादेश भूटान ने भारत और नेपाल, यह याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश भूटान, जो नेपाल का जो BBN है वो बिम्स्टेक, जो एक क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की एक पहल है उसके लिए, साथ ही साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन सार्क, ये सब देश के साथ ही ना जो बहुपक्षीय मंच है वहां पर भारत नेपाल अपना टेबल साझा करता है। साथ ही साथ याद रखिए कई बहुपक्षीय मंचों पर भी यह साझा करता है। साथ साथ हम लोग व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मंच साझा करते हैं, विकास कार्यों में, रक्षा सहयोग में, कनेक्टिविटी में, मानवीय सहायता में, ये सब पार्ट है ना, आप लोग को डायग्राम बना लेना है ऐसे ऐसे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर देना। इस पर एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो ही करना है, क्योंकि मेंस में बहुत कम समय में चीज़ों को कवर करना रहता है ना, इसलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर साझेदारी के क्षेत्र क्या क्या है तो आपको यहाँ पर लिख देना, रक्षा सहयोग, व्यापार, अर्थव्यवस्था, ये सब लिख कर आगे बढ़ जाना, ताकि आगे हम लोग जो चर्चा किए उसको भी हम लोग देखेंगे। रिश्तों में लगातार गर्माहट क्या है, घटनाक्रम क्या है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सी परियोजनाओं के संदर्भ में हम लोग एक दूसरे को कवर करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक बेहतर मानक के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएं। तो जितनी भी परियोजनाओं के लिए बिल्ड और ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर करना, किसी परियोजनाओं के संदर्भ में बस क्या रहता है, हम बना देंगे और जब तक उसकी जितनी भी राशि, मान लीजिए 100 रुपया राशि है इस परियोजना के लिए, कोई परियोजना के लिए 100 रुपया राशि है, हम बना देंगे वो परियोजना, उसमें 100 रुपया तक हम अपना वसूली कर लेंगे, जो टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं ना, वो कर लेंगे। उसके बाद आपको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, अर्थात जो परियोजनाएं हैं नेपाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। बेल्ट बोट परियोजना के तहत बहुत से योजना निर्माण में बहुत से तकनीकों को यूज किया जाता है, बोट यूज करता है, मोट यूज किया जाता है, यूट यूज किया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। इस पर मैं कभी फिर से चर्चा करूंगा। जो परियोजना निर्माण के लिए हस्तांतरण नीति होता है ना, हम कैसे किसी परियोजना को बनाएंगे, उसे किस रूप से चलाएंगे, देखते हैं ना, बहुत सा टैक्स होता है, बहुत से परियोजना ऐसी होती है, बनाओ ट्रांसफर कर दो, बनाओ कुछ वर्षों तक उसे टेक ओवर कर दो, मेंटेनेंस सही लो, तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित करता है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, हमारे बीच रिश्तों के घटनाक्रम में अरुण श्री जल विद्युत परियोजना, सैटेलाइट कैंपस की स्थापना, ये सब चीज़ें IIT के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर किया गया है, ये सब याद रखना आप लोग को। डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन परियोजना, सीमा पार रेल लिंक योजना, बहुपक्षीय योजनाएं, बहुत सी योजनाएं काम करती है दोनों देशों के बीच, इसलिए हम लोग हमेशा गर्माहट के तौर पर रहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है चीन में हस्तक्षेप नीति। हाल ही में वर्षों में भारत और नेपाल प्रभाव दूर करने के लिए चीन धीरे धीरे निवेश स्थान, सहायता और ऋण से भरा दिख रहा है, और इस प्रकार से चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जहां लूप होल होता है इंडिया का, वहाँ चीन भारत के पड़ोसियों में वो घुसना चाहता है, अपनी नीतियों को लागू करना चाहता है, ताकि भारत के क्षेत्र में ना, भारत एशिया के क्षेत्र में, इस पूर्वी एशिया के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है वहाँ पर भारत की स्थिति को कमज़ोर किया जा सके। इसलिए जहाँ भी रिश्ते में कमजोरी नज़र आएगी, वो भारत को देखिएगा, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, आपको पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ या अन्य देशों के साथ, जहाँ भी लगेगा चीन को लूप होल नज़र आ रहा है भारत और उन देशों के बीच रिश्तों में, वहाँ तुरंत वो घुसेगा, वहाँ पर क्या करेगा, वो क्या करेगा, निवेश करेगा, सहायता देगा, ऋण का लालच देता है, और वो चीज़ें, और इस पर श्रीलंका का जो मामला था उसमें जग जाहिर हो गया कि कर्ज के बाद वो किसने क्या रूप से इसे ब्लैकमेलिंग किया है। इंडिया ने आज तक किसी भी देश के साथ ब्लैक मेलिंग वाला सिस्टम डेवलप नहीं किया, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच रिश्तों में अंतर कैसे हो जाएंगे। अब यहाँ याद रखिएगा, चीन नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, BRI योजना जो है, यह विश्वव्यापी योजना है चीन का, इस पर मैं कितनी दफा चर्चा किया हूँ, आप लोग को याद होगा। प्रमुख भागीदार मानता है इस, क्योंकि यह आपको भारतीय जो भूभाग है वहां से गुजरता है, तो उसके पड़ोसी देश के तौर पर इसे मानता है,
और भारतीय सीमाओं तक पहुंच स्थापित करने में इसे नेपाल का भी साझेदार देश के रूप में इसे मानता है। तो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भव्य योजना के हिस्सेदारी के रूप में नेपाल के बुनियादी ढांचे निवेश कर रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, BRI क्या है? पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन बताइएगा, इसकी स्थापना में कुल कितनी पूंजी लगाया गया है चीन के द्वारा, इसका लक्ष्य कब तक होगा? चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग को ये सब चीज़ों को कवर करना है। दूसरी ओर चीन और नेपाल में रह रहे तिब्बतियों के द्वारा भारत चीन के बीच एक बफर राज्य नेपाल भेद कर कमजोर कर रहा है। दूसरी, चीन नेपाल में रह रहे तिब्बतियों के दौरान किसी भी विरोधी के रूप में गठन से बचाना चाहता है। ये सब चीजें, आंतरिक सुरक्षा याद रखिएगा, भारत एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा वस्तुतः खुली हुई है, जिसका उपयोग भारत उत्तर पूर्व आतंकवाद संगठनों और विद्रोही समुदाय प्रशिक्षित कैडों की आपूर्ति, नकली मुद्रा आपूर्ति के लिए किया जाता रहा है। तो यह भी सीमा विवाद एक प्रमुख कारण है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, मैं देख रहा हूँ GS कैप्सूल पर आप लोग का पेन को लेकर इशू हो रहा है ना। चलिए, सभी लोगों का समस्या यही रहता है, किन्हीं को रेड चाहिए, किन्हीं को वाइट चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है। चुनौती क्या है, इसको हम लोग जानेंगे कि प्रादेशिक विवाद चुनौती है भारत नेपाल संबंधों को लेकर। मुख्य चुनौतियां, एक काला पानी सीमा मुद्दा भी है। सीमा में 1816 अंग्रेजों के द्वारा तय किया गया 1816 में कि भारत और नेपाल के बीच सीमा क्या होगा। 1816 में नेपाल और तय किया गया अंग्रेजों के बीच काला पानी सीमा मुद्दा के संदर्भ में, जिस पर अंग्रेजों ने 1947 तक क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया था। 1947 तक ये जो 1816 में हुआ था ना समझौता अंग्रेज और नेपाल के बीच, वो 47 तक चला, वैसी यथास्थिति मानी गई और काला पानी को ही आपको क्या मतलब सीमा के संदर्भ में आपको सीमा समझौता माना गया था। जबकि भारत नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था। दो क्षेत्र जैसे सुस्ता और काला पानी निर्णय अधर में रहे थे, क्योंकि विवाद का क्षेत्र था। ट्रायंगल का देखिएगा, मैंने आपको भेजा है ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, आप उसे पढ़िएगा, देखिएगा। जहाँ पर क्या बातें की गई है उसको आप लोग को पेपर में दिया, मैंने ग्रुप पे स्लाइड किया, उसे आप लोग देखिएगा जरूर कि कैसे उसको आपको चीज़ों को समझना है। जिसमें मैंने दो तस्वीर आपको भेजा, एक तो सीमा विवाद का होगा, दो तस्वीर ने 3 तस्वीर भेजा है, जिसमें आपको एक लम्फादुरा, काला पानी और इससे संदर्भित एक चित्र होगा, जिसमें भारत का मैप बना होगा। उसमें आपको क्या है कि लिम्पियाधुरा का चित्र होगा, जिसमें आपको नेपाल के इसी नदी उद्गम माना जाता है काला पानी का। उसके बाद भारत इस उद्गम का लेपू लेख मानता है। इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें नेपाल और लेम्पुआधुरा के संदर्भ में विवाद है, काला पानी को लेकर विवाद है, उस चित्र को देखिएगा। दूसरा यहाँ पर कि 2019 में क्या नेपाल ने उत्तराखंड के काला पानी, लेम्पुआधुरा और लिपुले को सुस्ता, पश्चिमी चंपारण जिला जो बिहार में है, क्षेत्र को नेपाल के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। यहाँ पर बहुत विवाद हुआ था, हालांकि विवादों को टेबल पर लाकर सुलझाने का प्रयास किया गया। तो ये लेकर पश्चिमी चंपारण का एक क्षेत्र था बिहार का, वहाँ पर यह विवाद क्रिएट हो जाता है। तो साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर चीज़ें आपको देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिहार लिखा गया है, सॉरी कहाँ चला गया जी, टाइपिंग इधर हो गया है कुछ। अच्छा, सुस्ता के बारे में, ठीक है, सुस्ता एक पश्चिम बंगाल है, हमको लगा कि लम्पाधुरा के बारे में हो गया। ये जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड के बारे में है, और सुस्ता जो पश्चिम चंपारण बिहार के संदर्भ में, मुझे लगा कि टाइपिंग एरर हो गया है क्या, कोई बात नहीं, चलिए, होता है कभी कभी। चलिए, उसके बाद आपको शांति और मैत्री संधि मुद्दे हैं, जो वर्ष 1950 में मित्रता की संधि नेपाली अधिकारियों के वर्ष 1949 में की गई थी ब्रिटिश सेना के साथ। और उसके बाद इसे एक समान जो संबंध थे भारतीय प्रभाव के संदर्भ में थोपने का प्रयास संकेत दिया गया। एक बेहतर करने का विचार 1990 के दशक से उठ रहा है, जो 1950 का जो समझौता उसको पूर्ण निर्धारण किया जाए, नए अवसरों के साथ इसे देखा जाए, जो वर्तमान 2022 का देखना है। तो 90 के बाद हम स्थिति का आकलन करके चीज़ों को कवर करेंगे, ऐसी बात की जा रही है। इन सब चीज़ों को भी समझने की जरूरत है कि हाँ, क्या सरकार किस रूप से देखना चाहती है, समझना चाहती है। चलिए,
नेक्स्ट है आपको मानसरोवर घटना जो है, याद रखिएगा, काली पाल नदी उद्गम स्थल के संबंध में विवाद होता है, जिसको हम लोग एक बार देख लेंगे बस। यहाँ पर अंग्रेज नेपाल में 1816 में सुगोली का संधि किया था, समझौता किया था, जिसके आधार पर मैंने बताया शुरू में ही ना कि लेम्पुआदुरा, इसके संदर्भ में जो विवाद है उसको हम लोग देखेंगे, चीजों को कवर करेंगे। चलिए, काली नदी के जरिए जो भारत नेपाल के मध्य सीमा है, त्रिकोण है 338 किलोमीटर, वो क्षेत्र विवाद का क्षेत्र था। नोट याद रखिएगा। इस क्षेत्र में जो विवाद का कारण, मुख्य कारण क्या है उसे हम लोग जानेंगे, जिसमें आपको उत्तराखंड के इलाके में लेपू लेक दर्रा और उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ कुछ दूरी तक एक दर्रा है और लेम्पुआ दुर्रा इसे कहते हैं। मई 2000 में क्या हुआ, काला पानी जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा शुरू की गई थी भारत के द्वारा, यह पिथौरागढ़ से लेपू लेक दर्रे तक 80 किलोमीटर का एक लंबी सड़क बनाया था भारत सरकार के द्वारा। उसी को लेकर नेपाल को विवाद रहा था, कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया। ये नेपाल के बीच के रिश्ते, उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप लोग को कवर हो गई होंगी, और बाद में हम लोग बात चर्चा करेंगे, फिर कभी न्यूज आएगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक और सुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण था अटल जी का दर्शन। राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो इंडिया फाउंडेशन द्वारा इंडिया हैबिट सेंटर सुशासन माध्यम से एक सामाजिक सशक्तिकरण पर एक शैली पर विषय आयोजित करा। उसके व्याख्यान में जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे हैं कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा व्याख्यान में कुछ बातें की गई, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। भारत में अटल जी की क्या भूमिका, उस पर चर्चा की गई है। और देखिए कुछ नहीं, बस जो चीज़ें बातें की गई सरल शब्दों में की गई, इस पर विशेष हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कारण कि जो चीज़ें बताई गई वो सिंपल तरीके से, इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। बस इतना आप लोग जानिए, अटल जी उन संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जहाँ पर हम सामाजिक न्याय को धरातलीय स्तर पर लाना चाहते हैं। याद रखिएगा, वो उनका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीब कल्याण योजना रहा हो, गरीब कल्याण से संबंधित योजना रहा, या उस प्रकार से बहुत से ऐसी योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों के लिए आयोग गठित किया गया अनुसूचित जातियों के लिए। अर्थात सामाजिक न्याय को हम धरातलीय स्तर पर लाने का प्रयास अगर रखेंगे, उसमें सुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण में इनका नाम सबसे पहले आएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर बात करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर आगे, फिर हम लोग कभी विशेष रूप से बात करेंगे। बहुत ही इजी वे से बताया गया, इसीलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं लगता है, फिर कभी होगा तो किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नशे का कारोबार पर प्रहार किया जा रहा है, और हाल ही में सरकार जो लाई है शीतकालीन सत्र में जो बिल पास की है, उसी के संदर्भ में बातें चर्चा की गई है। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, कुछ हम लोग को मानक नज़ीर पेश करने वाले, जब तक नियम कानून नहीं लाएंगे तब तक ये ना चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। समस्याएं न्यून हो सकती है, समस्याएं सॉल्व नहीं हो सकती है। मान लीजिए, देखिए भारत जैसे देश में 2006 से लेकर 2013 तक 22 लाख करोड़ रुपया का, आपको याद रखिएगा, ड्रग बरामद किए गए थे, और 2014 में वही 62 लाख किलो से अधिक ड्रग पकड़ा गया। सोच लीजिए कितना, 22 लाख और 62 लाख में कितना अंतर आपको 2013 से 14 के बीच अभी तक पकड़ा गया। और इस पर हम लोग किस प्रकार से दिशा निर्देश कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सरकार इसी के लिए क्या की है, एक नया बिल लाई है, और जो केंद्र सरकार नक्शा तस्वीर खिलाफ नहीं है, अधिक सक्रिय दिख रही है, क्योंकि सीमांत राज्यों के बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी की जाती है। जब तक सभी राज्य इस पर सहयोग नहीं करेंगे, सभी संस्थाएं इस पर सहयोग नहीं करेगी, तो चीज़ें बदलेगी नहीं तो समस्या ऐसे ही उभर कर आएगी, और जो चीज़ें होनी चाहिए ना व्यवहारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वो नहीं हो पाएगी। तो यह ध्यान देने वाली बात क्या है कि नशे के कारोबारी प्रहार जो किया जा रहा है, उसको केवल कागजी स्तरों पर रखने के बजाय धरातलीय स्तर पर रखने का प्रयास कर रही है सरकार। तो उसके लिए हम लोग और भी वेट एंड वॉच करेंगे। नियम का अभी मैंने जो विधेयक पारित हुआ उसको मैं अभी जो रिव्यू होना चाहिए वो नहीं किया हूँ, तो इसलिए जब तक रिव्यू नहीं करता तो इस पर डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो होगा क्या कि बात का अनर्थ बातें निकल जाएगी। इसलिए कुछ चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं, तब हम समझेंगे, समझाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक ना। अब देखिए, रिपेयरिंग की पूरी जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जा रहा है 25 तारीख को, ध्यान रखिएगा। राइट टू उपभोक्ता दिवस के संदर्भ में बातें की जा रही है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, आज भी मनाया जा रहा है बहुत जगह।
उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था, तो उसी के संदर्भ में देखिए बातें यहाँ की गई है रिपेयर टू पोर्टल। और इसके बारे में पहले भी एक बार चर्चा किया हो, याद होगा आपको, राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है उसके संदर्भ में चर्चा किया। तो वहाँ पर एक चीज़ बताया था कि जो रियल टाइम मैनेजमेंट पर जब सॉल्यूशन होगा ना, तो इसका जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है वो कहीं ना कहीं और भी सशक्त होगा। उसी का समाधान आपको निकाला गया है, रियल टाइम टूल रिपेयर पोर्टल, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उपभोक्ताओं से संबंधित उत्पादों के मरम्मत से पूरी जानकारी देगा और भी चीज़ें की जाएंगी। तो इसको याद रखना है किनके द्वारा किया गया। तो पीयूष मंत्री जो है हमारे पीयूष जी हैं, उनके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ता हित की पहल के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इसे पीटी फैक्ट के रूप में यूज करना है। चलिए नेक्स्ट है, एक पीटी फैक्ट के बारे में और आप लोग को कवर करना है। बाइडेन में भारतवंशी रिचर्ड वर्मा उप विदेश मंत्री नामित हुए। तो पीटी फैक्ट के रूप में सब पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब न्यूज़ समाप्ति हो गया, टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर हम लोग कल, एक सेकेंड, एक नीचे भी न्यूज़ था, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोग की नोट्स बना, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण शुरू हो गया है, इसके संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया है, तो ये सब आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी पेपर आप लोगों को शेयर किया गया, उसे देख लीजिए। अंडरलाइन पेपर ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा कुछ देर में, तो आप उसे भी देख लीजिए। चलिए फिर कल हम लोग नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जो भी बूस्टर क्लासेस चलाई जा रही है उसे आप लोग देखिए, उसमें शामिल में नए तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा, और जो भी एनालिसिस उस पर मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।